हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आप सबको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। तो अब क्लास 9th के बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ करने वाले हैं बच्चों। मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी का 2025 में, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग। और अभी पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि आखिर इसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि मैथ जो है दोस्तों सभी का बहुत ज़्यादा मतलब कि सर दर्द वाला काम है। एक तो समझ लीजिए फ़ोबिया बना हुआ है सबका, मैथ के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को। तो आज हम लोग इतना आसान तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे कि आपका सभी डर खत्म हो जाएगा और धुआँ-धुआँ कर देंगे। कम से कम 40 में से 40 आपका आना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आप देख लीजिए इसको ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट सवाल बोला गया है, पहला सवाल जो है बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम लोग पी बाय क्यू के रूप में डिनोट कर देते हैं। सिर्फ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये आप पढ़े भी होंगे। तो पी बाय क्यू के रूप में जिसको नहीं लिख सकते उसको हम लोग ये पी बाय क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको नहीं लिख पाते उसको अपरिमेय कहते हैं। अब देखिए 10√3, 10 तो हो जाता है पर √3 लगा हुआ है इसलिए अपरिमेय होगा। पाई दोस्तों अपरिमेय होता ही है। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 3। 3 ही आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बोला गया है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो अगर दो परिमेय संख्या ले, मान के चलिए 2/3 ले लिए, और फिर बोला है इसका गुणनफल, जैसे 4/5 ले लिए, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 5 तिया 15, ये भी एक परिमेय संख्या निकल रहा है। तो बोल सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच के गुणनफल को, यानी दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही होता है। आगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया जीरो जो है किस प्रकार की संख्या है? तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया होगा कि जीरो जो है वो परिमेय संख्या कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आप 0/4 जो होगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, पर 4/0 जो होगा ये नहीं होगा। खाली ध्यान रखना आपको इस बात का। आगे बोला गया चौथा नंबर के प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या दोस्तों वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती है उसमें दो चीज़ें आती है, एक तो परिमेय आ जाता है, वास्तविक संख्या में एक परिमेय आ जाता है और एक अपरिमेय आता है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती ही है, ये बात आप नहीं कह सकते। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह भी कि बताइए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है? तो नहीं, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, लेकिन जितनी भी परिमेय होती है वे सभी वास्तविक होती ही है, और जितने भी अपरिमेय ये सभी वास्तविक होती है। इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है। आगे बोला 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको ध्यान रखना है 3 और 4 के बीच बोला गया है, ठीक है? देखिए 2 पाई ये तो होगा नहीं, 15/7 इसको हम लोग भागे लगा देख लेते हैं, तो 15 और यहाँ 7 हुआ, 7 दूना 14। देखिए ये तो 2 आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच तो नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो डी में देखिए 11/4 दे रखा है, ये 4 दूना 8 होगा, ये भी 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब बच गया अब ऑप्शन नंबर आपका 10/3। इसको भी एक बार भागे लगा देख लेते हैं, 10 और बट्टे का 3। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 तिया 9, फिर आ गया यहाँ पे 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 3 तिया 9। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि 3.333 जो आ रहा है, ये आपका तो 3 और 4 के बीच होगा। 3 और 4 के बीच क्या होगा? 3.333 जो भी होगा, और अंत में आके 4 हो जाएगा ये। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, यदि 64 का पावर x हो तो 64 का पावर x बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी, मतलब कि बढ़िया सवाल भी है। इस टाइप के सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में जिसको आपको अच्छे से हैंडल करना है। तो 64 का पावर x बराबर कितना दे रखा है? 8। हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का पावर 2 लिख सकते हैं और x लिख सकते हैं, और बराबर का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? तो देखिए 8 और 8 जो है ना कट सकते हैं। देखिए ये दोनों जो होता है वो गुना हो जाता है, ठीक है? पावर जो होता है, पावर के ऊपर जो पावर होता है वो दोनों गुना हो जाता है। तो बच गया आपका 8। तो 8 और 8 यहाँ से कट जाएगा, बच जाएगा इधर क्या? 1। तो इसका मतलब कि क्या बचा? 2x का पावर कितना बचा है? 1 बचा है। 2x का, एक सेकंड 2 का पावर x बराबर कितना बचा है? 1 बचा है, ठीक है? अब x हम लोग को निकालना हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? 1/2, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे सातवां क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन एक चर वाला बहुपद है? एक चर जिसमें सिर्फ x रहे, एक y ना रहे, ठीक है? जिसमें या तो सिर्फ x रहे या y रहे या z रहे, जो भी रहे, लेकिन सिर्फ एक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ x प्लस वाई दो चर है, यहाँ भी x और y दो चर है। यहाँ देखिए ये तो चर हो, ये तो चर होगा नहीं, ये तो अचर है। अब आपको देखिए यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पर क्या है? x है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एक ही चर वाला बहुपद
है। आगे हम लोग 8वां नंबर देखेंगे, बोला गया बहुपद का 2x+6 का शून्य क्या होगा। 2x+6 का शून्य क्या, जब भी शून्य निकालना हो तो 2x+6 जो दिया रहेगा उसका बराबर में से 0 ले लेना है। ये 2x बराबर क्या होगा, प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 बनेगा और x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -6/2 द्वितीय 6, यानी x बराबर आपका कितना हो गया, -3। x बराबर हो गया -3, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, बोला गया बहुपद x का पावर 4 -3x² -5 का घात क्या है। तो कभी जब भी आपको घात निकालने दे रहे तो जो अधिकतम घात होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए अधिकतम घात कितना, 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम लोग, देखते हैं। बोला गया पी एक्स बराबर x-1, तो पी जीरो का मान देखिए, पी एक्स बराबर दे रखा है आपको x का -1 और p के पास आपको 0 लेने बोला था, 0 ले लेंगे और x माइनस यहाँ 0 होगा, मतलब x का मान हमको 0 लेना है। एक सेकंड, x का मान जो है, x का मान हम लोग को 0 लेना है। जो x का मान होगा तो वहाँ 0 लेना है, तो 0 - 1 बराबर क्या हो गया, तो माइनस का 1 हो गया और यही आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी माइनस का 1 सी नंबर। आगे बोला गया है 11वां नंबर के 2x³ माइनस का 5x² और माइनस का x+3 में x² का गुणांक क्या है। अब देखिए समीकरण जो बोल रखा है 2x³ माइनस का 5x² माइनस का x+3 और हम लोग को x² का गुणांक पूछा है। देखिए x² कहाँ है, यहाँ पर है और इसमें किससे गुना हुआ है, तो -5 से गुना हुआ है। x² में -5 से गुना हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा -5। आगे 12वां नंबर सवाल बोला गया कि यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का पावर 31 प्लस 1 हो तो x-1 से विभाजित किया जा सकता है। तो देखते हैं, मतलब क्या विभाजित किया जा सकता है और तो शेषफल क्या होगा। अच्छा, शेषफल क्या होगा ये पूछा गया। तो देखिए हम लोग को दे रखा है पी एक्स और यहाँ दे रखा है एक्स का पावर 31 और प्लस का 1 दे रखा है और बाकी इधर जो दे रखा है वो क्या है, तो x-1 और बराबर का हम लोग करते हैं 0, x बराबर क्या बैठा देना, 1 बैठा देना, x बराबर 1 बैठा देना। अब आगे देखिए 1 का पावर यहाँ 31 हो जाएगा, तो 1 का पावर 31 और प्लस का 1, 1 का पावर 31 कितना होगा, 1 का पावर जितना भी होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 और प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 2 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा डी नंबर। आगे देखेंगे तो 13वां नंबर सवाल बोला निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद, ठीक है, एक पद द्विपद और त्रिपद जो होता है। अब देखिए इसमें कितना है, एक पद, दो पद, त्रिपद, इसमें तो एक ही पद है, इसमें भी 3 पद है और हम लोग को पूछा क्या है, 2 पद पूछा है, 2 पद आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर, देखिए गुणनखंड आपको एक पूछेगा ही और आपको गुणनखंड अच्छे से आना चाहिए। बोल रखा है x² माइनस 9x प्लस 14। अब यानी कि आप ए को पकड़िए और सी को पकड़िए, कितना आ जाएगा, 14x² आ जाएगा। अब इसका हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है कि 14 भी आ जाए और बीच वाला 9 भी आ जाए। तो दोस्तों 14 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 14 का क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 7 और 2 का ही तो कनेक्शन हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा और 7 दूना 14 भी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे इसको, x² और देखिए माइनस दे रखा है तो माइनस का 7x करेंगे और माइनस का 2x करेंगे और प्लस का 14 हो जाएगा। हमको कॉमन लेना हो तो हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए ये दो पद बना के कॉमन लिया जाते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा x-7 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो x और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर होगा x-7 एक ठो और एक होगा x माइनस का 2, x-2 और x-7, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए आगे एक इमेज दे रखा है, ठीक है, इमेज के माध्यम से आपको बताना है। तो इमेज आप देख लीजिए, एक कार्तीय तल का इमेज दे रखा है, बोला बिंदु बी का निर्देशांक कितना है। हम लोग को बिंदु बी का पूछ लिया है, ठीक है। तो बिंदु बी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो बिंदु बी जो है दोस्तों वो देखिए कहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करना होगा। बिंदु बी, ठीक है, बिंदु बी जो होगा वो कहाँ होगा, तो आप देखिए यहाँ पे बिंदु बी हम लोग का यहाँ है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्स का निर्देशांक लेते हैं, बाद में वाई का निर्देशांक लेते हैं। एक्स में आप देखिए कितना है, माइनस का 5 है और कॉमा वाई लेंगे तो वाई देखिए आप यहाँ से वाई पकड़िए 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ, तो -5 और कॉमा 2, -5 कॉमा 2 ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर बोला है -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5 के द्वारा कौन हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे -3 और -5 बोल रखा है, यानी कि 16 नंबर -3 और -5, ध्यान से देखना आप सभी को, -3 बोल रखा है और -5। देखिए हम लोग को क्या करना है, एक्स में लेना है हम लोग को, ये -3 और -5 बोला है ना, 3 और -5, देखिए -3 हम लोग को एक्स में लेना है, एक्स में -3 हो जाएगा और वाई में आएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है। -3 -5 का जो होगा वो ई बिंदु हो जाएगा, यानी कि कहाँ हो गया ये, तो हाँ बी नंबर। आगे देखिए बोला है डी का भुज
डी का भुज, ठीक है। डी कहाँ है? तो डी आप देखिए, डी जो है हम लोग का यहाँ पर है, डी जो है यहाँ पर है, ठीक है। और डी का निर्देशांक का बात किया जो एक्स हम लोग 6 लेंगे और वाई 2 लेंगे। भुज कौन होता है? पहला वाला। और बाद वाला क्या होता है? कोटि होता है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बोला बिंदु एच का कोटि बोला है, तो बिंदु एच कहाँ पर है? तो बिंदु एच हम लोग देखेंगे, बिंदु एच, ठीक है। बिंदु एच कहाँ है दोस्तों? देखिए बिंदु एच आप लोग का यहाँ कोटि पूछा है। पहले तो हम लोग एक्स लिखते हैं तो -5 हो गया और -3 हो गया। और कोटि कितना हो जाएगा? बाद वाला होता है वाई वाला कोटि, तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि बिंदु एच का हो जाएगा -3। आगे देखें बिंदु एम का निर्देशांक पूछ दिया, बिंदु एम का निर्देशांक। फिर हमको इसी से आना, बिंदु एम कहाँ है? यहाँ है। इसका निर्देशांक पूछ दिया है तो कितना हो जाएगा? -3 और -5 हो जाएगा। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, -3 -5 बिंदु एम का। -3 को देखिए कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दे रखा है। एक सेकंड थोड़ा सा हम लोग चेक करते, बिंदु एम बोला है ना, तो एम का निर्देशांक तो -3 -5 ही होगा, बिल्कुल। -3 -5 होगा, यानी कि 19 नंबर जो होगा वो -3 -5। ऑप्शन सारा गलत दे रखा है, इसलिए आपको ध्यान से देखना। चलिए अब आगे हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसका कटान बिंदु कहाँ हुआ? यहाँ हुआ है, तो इसको मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु। आगे हम लोग देखेंगे 21वां नंबर। बोला गया है कि यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? देखिए बोल रखा है 2x और प्लस का 3y और बराबर का हम लोग को दे रखा है k। तो क्या करना है? देखिए पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो यहाँ पर 2 और गुना x का मान बैठाएंगे 2 और प्लस 3 और गुना का y और बराबर का k। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 दूना 4 और प्लस का 3 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा बराबर k। तो k बराबर क्या आ गया यहाँ पे? k बराबर आ गया 4, यानी 21 नंबर का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर। आगे 22वां देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण तो उसका मानक रूप होता है ax + by और प्लस c। अगर हम लोग पूछा जाता कि हाँ, तो ax + by + c होता, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगर पूछता कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो वो होता है ax² + by + c। चलिए अब देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है एक सरल रेखा जो है हमको प्रदर्शित करके देता है। आगे x = 5 और y = 2 निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो क्या करना है? x बराबर हम लोग को दे रखा है 5 और y बराबर दे रखा है 2। अब जितना भी ऑप्शन है सब में हम लोग बैठा के देखेंगे। तो ऑप्शन एक बार देखते हैं। देखिए यानी x और y को जोड़ घटाव करने पर 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? तो अच्छा x + y = 2 समीकरण का हल है। x बराबर 5 दे रखा है ना, तो 5 दे रखा है। देखिए 5 दे रखा है, प्लस का हम लोग 2 लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से, तो 7। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर तो सी सही होना चाहिए, लेकिन हम लोग चेक करते हैं कि और कोई ऑप्शन है क्या सही। तो x + 2y पहला ऑप्शन देख लेंगे 7। तो x के पास 5 बिठाना है, प्लस 2 गुना 2 बिठाना है 7। देखिए इधर आ जाएगा 5 5 और प्लस का 4 9 आ जाएगा, ये नहीं होगा बराबर। तो ऑप्शन नंबर का आपका होगा सी ही सही होगा बच्चे, सी सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। बोला गया है रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का हल है, तो क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, यानी कि इसमें बैठाने पर 12 आना चाहिए। तो पहले देखिए 2x दे रखा है, 2x + 3y बराबर हम लोग को 12 दिया है, 12 दिया है। तो बैठाएंगे इसका मान। पहला ऑप्शन जो हम लोग चेक करेंगे 2 गुना 2 और प्लस का 3 गुना 3 बराबर 12। तो 2 दूना 4 और प्लस का 9। देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बच जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 भी चेक कर लेते हैं। हम लोग को बोल रखा है 2x, तो 2 गुना यहाँ पे x का मान 3 और प्लस का 3 और गुना y का मान कितना दे दिया? 2। तो 2 दिया 6 और प्लस 6 और बराबर तो हमको 12 दिया ही है। तो आप देखिए LHS भी बराबर हुआ, RHS भी बराबर हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब आगे देखें 26वां नंबर। बोला गया 2,3 बराबर x + y = k का क्या हल है? x + y का। तो देखिए x + y = k, तो x का मान 2 रखा है और y = 3 दिया बराबर k। कितना आसान सा सवाल पूछ दिया, 5 = k, यानी k का मान यहाँ पर क्या हो गया? 5 हो गया। आगे देखेंगे। बोला है रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? तो देखिए एक्स अक्ष बोला ना, एक्स अक्ष बोला तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक्स अक्ष के ऊपर अगर निकालेंगे तो y बराबर कितना आता है? 0, यानी कि y बराबर 0 आता है, यानी कि एक्स आपका एक्स का मान आना चाहिए, तो y तो 0 होगा ही। इसके हिसाब से देखिए
वाई 0 होना चाहिए इसके हिसाब से, ये तो और ये ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक है। बाकी बचेगा आपका ए और बी, क्योंकि बाद में वाई होता है, और अगर वाई एक्स का पूछता तो एक्स बराबर 0 होता, तो हम लोग इसे ऑप्शन देखते। तो दो ऑप्शन तो कट गया बच्चे यहाँ पे, क्योंकि एक्स का अक्षर पूछा है, वाई बराबर 0 होता। अब देखते हैं इसको चेक करके हम लोग, तो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करें, देखते हैं। देखिए बोल रखा है हम लोग को 4x, ठीक है, प्लस का 3y, और बराबर का कितना बोल रखा है, 12 बोल रखा है। तो 4 और गुना एक्स का मान तो दिया नहीं, प्लस 3 गुना वाई का मान तो हम लोग को पता चल गया, क्योंकि एक्स पर जब पूछा है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको बैठा देंगे, बराबर 12 आ जाएगा। 4x यहाँ बनेगा और बराबर का 12, क्योंकि 3 0 तो खत्म हो गया। बाकी एक्स निकालेंगे, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले निर्देशांक के लिए क्या करते हैं, पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स हम लोग का 3 आया और वाई तो 0 होगा ही इसमें, तो 3,0 ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 28वां नंबर, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए पूरक कोण कौन होता है, जो 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पूरक कोण इसका क्या होगा, तो 60 में से हम लोग प्लस 30 लगाएंगे तब ना 90 होगा, इसलिए आपका जो हो जाएगा पूरक कोण कौन हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बोला वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। वैसा कोण जो 90 से क्या हो, अधिक हो, और 180 से कम हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण। बाकी आप देख लीजिए न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 से कम होता है, जैसे कि 89 तक आपका आ जाएगा क्या, न्यून कोण। फिर समकोण कौन होता है, तो समकोण राइट एंगल यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। बाकी अधिक कोण तो बता ही दिया। नेक्स्ट 180 वाला जो एक होता है, 180 डिग्री वाला, उसको कहते हैं संपूरक कोण, या तो फिर उसको कहते हैं ऋजु कोण भी कहते हैं। अब आगे एक बढ़िया सवाल देख लेते हैं, इस टाइप के सवाल आपको जरूर मिलेंगे। बोला गया उस कोण के माप क्या है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से कितना है, 30 अधिक, आधे से 30 अधिक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहला तरीका देखिए आप, पहला तरीका ये है कि पहला कोण को मान लेंगे हम लोग एक्स, बोल देंगे माना कि पहला कोण बराबर क्या है, पहला कोण बराबर क्या है, तो एक्स है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कोण जो आपका होगा, दूसरा कोण वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस का एक्स हो जाएगा। तो पहला कोण एक्स हुआ, दूसरा कोण 90 माइनस एक्स हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, एक्स बराबर कितना है, 90 माइनस एक्स है। और आगे देखिए बोला कोण की माप क्या है, जो अपने पूरक कोण के आधे से, पूरक कोण के आधे से यानी आधे से 30 अधिक है। तो 30 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। अब इधर थोड़ा सा हम लोग RHS का भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स और बराबर 2 और 1 का लसा लेंगे, 2 2 एकम 2, यहाँ 90 माइनस एक्स होगा, और फिर प्लस हो जाएगा, 1 दूना 2 है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा बच्चे, 60 हो जाएगा। इस स्लाइड को थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग, क्या आ गया हम लोग का, एक्स आ गया, ठीक, एक्स आ गया, और क्या आया था जी, तो और आया था 90 माइनस एक्स, ठीक है, 90 माइनस एक्स आया था, और प्लस का 60 आ गया था। अब देखिए एक्स बराबर कितना हो गया, 90 और प्लस का 60, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। 150, अच्छा यहाँ पर 2x था ना, तो 2x बराबर हो गया 150, और यहाँ का एक माइनस एक्स हुआ। अब देखिए 2x और यहाँ का माइनस का एक्स इधर आएगा, तो ये प्लस का एक्स बनेगा, यानी कि 3x हो जाएगा यहाँ पर, 3x बराबर हो जाएगा 150, और उसके बाद काट देंगे, 3 पचे 15 जीरो, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, एक्स का मान आ गया 50 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर जो आपका है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अब अगला बोला है 31 नंबर के, नीचे दिए गए आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करके कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ जी बराबर 70 डिग्री दिया है, तो कोण सी ओ ई ज्ञात करना। कहाँ है वो फिगर, देखिए फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, फिगर आपको दे रखा है। तो फिगर में क्या बोला है कि फिगर में आपका जो बोला है कि, एक सेकेंड एक बार और देखते हैं क्वेश्चन। बोला है कि ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिष्ठित करता है, ए ओ सी और आपको बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। ए ओ सी कहाँ है, तो देखिए ए ओ सी जो है, ए ओ सी, और यहाँ पे बी ओ ए ओ सी और बी ओ ई दिया है ना, तो बी ओ ई दिया है, कितना दे रखा है, 70 डिग्री आपको दे रखा है। आपको पता है कि एक सरल रेखा यहाँ पर 180 डिग्री का कौन बनेगा, 180 डिग्री कौन बनेगा, हम लोग को निकालने कौन से बोला है, सी ओ ई बोल दिया, सी ओ यानी यहाँ का बोल दिया, तो चलिए आराम से निकलेगा ये। हम लोग बोलेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कोण ए ओ सी और प्लस का कोण बी ओ ई, ठीक है। ए ओ सी प्लस का कोण बी ओ ई बराबर कितना दे दिया है, 70 डिग्री दे दिया है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो बोलेंगे कि कोण ए ओ सी, क्योंकि एक सरल रेखा पर क्या बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, तो ए ओ सी दिया है, और प्लस का कोण कितना दे रखा है, बी ओ ई दे रखा है, और प्लस का कोण हम लोग क्या निकालेंगे, सी ओ ई निकालेंगे, सी ओ ई निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ए ओ सी और बी ओ ई को मिला के कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, और प्लस का कोण क्या है, सी ओ ई है, तो हो गया आपका 180 डिग्री। और बाद में क्या करेंगे, सी ओ ई बराबर है, अगर 70 को इधर जाके माइनस कर देंगे,
180 में से 70 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। COE का मान क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे AOC दिया है, ठीक है, और BOE दिया है, दोनों को मिला के 70 दिया है। तो बाकी आपका कितना बचा, तो बाकी आपका 110 बचा, ठीक है, 110 बचा, यही हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे देखिए बोल रखा है नीचे दिए गए आकृति में AB समांतर CD दिया है तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। देखिए क्या दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है यहाँ पर और 130 डिग्री यहाँ दिया। सबसे पहले आप देखिए जब 130 डिग्री ये दिया तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ आप देखिए एक सरल रेखा बन गया, इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 बनेगा। तो 50 तो पहले ही दिया है, 50 पहले ही दिया है, जिसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक्स आ गया 130 और वाई आ गया 130। बाद में एक्स प्लस वाई का मान पूछा है तो 130 और 130 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 260। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अब आगे देखें 33वां नंबर सवाल बोल रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री होता है। आगे बोला किसी त्रिभुज में में अधिक से अधिक कितने समकोण होते हैं। तो मान के चलिए कोई त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, इसमें एक ही कोण समकोण होगा जी, 2 समकोण हो जाएगा, फिर 180 डिग्री हो जाएगा। और 2 से अधिक कैसे कर सकते हैं, बाकी अगर इधर करेंगे 90 और 90 तो बाकी ये मान क्या हो जाएगा, 180 होते करता है त्रिभुज का। इसलिए बोल सकते हैं किसी त्रिभुज में एक ही समकोण होता है, एक समकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए बोला है कि AB बराबर QR दिया है। AB बराबर का हम लोग को QR दे दिया है, AB के बराबर QR दे दिया। देखते हैं इसको चेक करके, AB और बराबर का QR दिया है तो ये तो होगा नहीं, बाद में हो जा रहा है। फिर यहाँ देखिए AB और QR ये सही है। फिर BC बराबर PR दिया है तो BC और बराबर का PR नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर C है कि AB यहाँ है, AB और बराबर का QR, तो QR देखिए ये भी ऑप्शन नहीं, इसका मतलब कि ऑप्शन गलत है, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर। आ गया 36 नंबर, बोला निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। देखिए साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड साइड होता है, लेकिन साइड साइड एंगल यहाँ पर नहीं होता है। इनका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। आगे बोला गया दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। इन त्रिभुज के दो कोणों का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर कोण बन रहा होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं सर्वांगसम का, तो ए हो गया A B और C और यहाँ हो गया D E F, अगर ऐसा लेते हैं। अब बोला क्या है कि इन दो त्रिभुज के दो कोण के युग्म बराबर हो, दो कोण के युग्म बराबर यानी कि मान के चलिए एक ये बराबर दे दिया और एक ये बराबर दे दिया, एक ये बराबर दिया, एक ये बराबर दिया, ठीक है। और बोला है कि दोनों कोण जहाँ बन रहा है उसका भुजा जो बराबर होगा, इसका मतलब दोनों कोण बना यहाँ पर है इस भुजा पे, तो ये भुजा आपका बराबर दिया। तो क्या हो जाएगा, किस सर्वांग समता की कसौटी से ये सर्वांग सम होगा। तो देखिए एक एंगल दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, फिर आपका एक साइड है, फिर एक एंगल है, तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल समरूपता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, मिलाकर 180 होते हैं। और समबाहु त्रिभुज वो होता है इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, 60 आ जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 39वां नंबर बोला यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, देख ठीक है, एक त्रिभुज का तीनों भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो ये किस समरूपता से ये सर्वांगसम होगा, किस कसौटी से, तो हो जाएगा साइड साइड साइड, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा। 40वां और अंतिम सवाल बोला है कि आकृति में BOC तथा CAOD सर्वांगसमता के नियम को सर्वांगसम है। BOC, ठीक है, देखिए आप एक त्रिभुज दे रखा है BOC और दूसरा दिया है AOD दे रखा है। देखिए सबको लगेगा क्या यहाँ पे RHS नियम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे कर्ण को बराबर नहीं दे रखा है, कर्ण जो होगा वो बराबर नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर कर्ण बराबर देता तो फिर आपका हो जाता RHS, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एंगल, ठीक है, एक एंगल आपको बराबर दिया है, एंगल, और उसके बाद आपको एक और एंगल बराबर दिया, एक भुजा बराबर दे देगा। यहाँ पे एक भुजा देखिए आपको बराबर दे रखा है, एक भुजा यहाँ पे बराबर दिया है जी, तो क्या हो जाएगा एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल जो सब्जेक्टिव के रूप में हम लोग देखे, मैथ का सॉल्यूशन देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका आगामी जो परीक्षा है थोड़ा सा अभी तो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही ना, भले आपका 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, तो आपको अपना तैयारी तो धारदार रखना ही है बच्चों। और इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभ